हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में आज हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है। इसमें छोटे छोटे लॉजिकल जो प्रश्न रहते हैं वो कैसे बनते हैं, वो इस प्रश्न में हम इस चैप्टर में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, एक प्रश्न हमें जो कि पिछली साल एमपी बोर्ड एग्जाम में आया था, तो उस प्रश्न को भी हम इसमें हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और उसमें प्रश्न है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 17 है। कितना है? एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसकी आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना करना कि किस स्थान पर किस ब्लॉक का किस समूह का तत्व है। तो बच्चों, हम तीन चीजें इसमें बता सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम समूह का, उसके आवर्त का, ठीक, आवर्त का, और किस ब्लॉक का तत्व है, ये सब हम इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक, समूह या वर्ग आ जाए तो एक ही चीज है। ठीक है, समूह वर्ग या ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो वर्ग में या समूह का नाम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, तो कैसे बताएंगे वो देखिए। तो अगर हम 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, इस प्रकार से बच्चों जो है ये जो है इसका विन्यास बनेगा। देखिए 17 हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। तो बच्चों, अब आप ये देखिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 17वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 4 और 6 10, 10 के बाद 2, 10 के बाद 2 कहाँ आ गए? ये 12 और 5 17, पी ब्लॉक में आया है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है बच्चों? पी ब्लॉक में आया। तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा? पी ब्लॉक होगा। ठीक, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? पी ब्लॉक में गया, इसलिए पी ब्लॉक का तत्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों आवर्त। तो बच्चों, आवर्त की संख्या पता चलती है किससे? कोषों से। कोष, जिस भी कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है या जिस कोष में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका आवर्त कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है या लास्ट को कोष है वो कौन सा? तीसरा। यहाँ पर टोटल कोषों की संख्या अगर कोई कहे तो टोटल कोष है बच्चों 3, क्योंकि एक पहला कोष आपका 1s2 का, दूसरा कोष आपका 2s2 और 2p का जिसमें 2 कोष हैं, और तीसरा कोष आपका 3s और 3p वाला। ठीक, तो यहाँ पर तीनों कोष हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे जो इसकी आवर्त की संख्या है बच्चों यहाँ पर टोटल वो कितनी हो गई? 3 हो गई। यानी आवर्त यानी कोषों की संख्या कितनी है? इसमें 3 है। ठीक, या हम ये कहें तो आवर्त पूछा तो कौन से आवर्त में ये तत्व? तीसरे आवर्त का तत्व है। तो ये भी पता चल गया इससे। तो जो 17 क्रमांक वाला तत्व है वो तीसरे आवर्त का तत्व है। आप देखेंगे तो आवर्त सारणी में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और ये तीसरे आवर्त में आता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हमें करना है पता वर्गीय समूह का। अगर हम बच्चों पुरानी आवर्त सारणी के हिसाब से देखें तो तत्वों को जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इसके जो है कोष को या वर्ग को दर्शाते हैं। जैसे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, अगर पुरानी आवर्त सारणी के हिसाब से देखें तो ये 7वें समूह का तत्व है, 7वें समूह में आता है। और बच्चों 7वें समूह को आज हम किस नाम से जानते हैं? 17वें समूह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? 17वें समूह के। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं 17 कह सकते हैं आज के हिसाब से, पुराने हिसाब से क्या था? 7 था। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों ये सभी जो है इसकी चीजें यहाँ से बता सकते हैं। तो इसका आंसर आपको बच्चों बोर्ड पर दिख जाएगा, तो आपको बता लेना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप किसी भी तत्व का बच्चों यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक प्रश्न और है जिस पे आपको आना चाहिए। जैसे कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि धनायन की त्रिज्या, किसकी? धनायन की त्रिज्या प्रश्न ऐसा बनेगा। मान लीजिए आपके पास कोई परमाणु है, जैसे कि मान लीजिए ये है सोडियम। ठीक, ये हो गया आपका मूल परमाणु। अब आते हैं बात किस पर? ये बदल गया मान लीजिए Na+ में, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, तो ये बना गया किसमें? धनायन में। तो आपका ये धनायन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है कि मूल परमाणु की तुलना में धनायन का आकार छोटा होता है, क्यों? ये प्रश्न बनता है कि धनायन का आकार हमेशा मूल परमाणु से छोटा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी आपका जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाते हैं।
तो यहाँ पर प्रश्न ये बन सकता है कि मैग्नीशियम का आकार मैग्नीशियम 2+ यानी मैग्नीशियम आयन की तुलना में बड़ा होता है, क्यों? इसका आकार बड़ा होता है इसकी तुलना में, या ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का आकार छोटा होता है मैग्नीशियम परमाणु की तुलना में। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसका देखिए आप समझिए यहाँ पर। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको ये देख लेना कि इलेक्ट्रॉन विन्यास का क्या है, जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, इसका 11 है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, जब इसका अंतिम कोष का देखेंगे विन्यास तो 1s2 ये सोडियम का है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये हो जाएगा 3s1, ठीक है। 11 करना है, 2 2 4 6 10 और 11। अब आप देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये किसमें बना है Na+ में, तो ये इलेक्ट्रॉन जब त्याग देगा बच्चों तो ये कोष तो समाप्त हो गया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है। तो अब क्या बचेगा सर? 2 कोष बचे इसमें। तो बच्चों पहले इसमें 1 2 और ये 3 कोष थे। कितने कोष थे? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में था। इसमें पहले 3 कोष थे सोडियम में, लेकिन बच्चों जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके कोषों की संख्या कितनी बची? 2, जिससे कि इसका आकार कितना बचा? आकार कहां से कहां देखा जाता है? बाहरी कोष तक। कितना बचा आकार इसका, ठीक। तो इस वजह से हम कहते हैं बच्चों, और जो मूल परमाणु बच्चों, मूल परमाणु का जो आकार होगा, मूल परमाणु में बच्चों 3 ही कोष होंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? मूल परमाणु का आकार बड़ा होता है हमेशा धनायन से, ठीक। तो ये चीज समझ में आई। इसी प्रकार बच्चों ऐसे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम में क्या होगा? मैग्नीशियम में बच्चों यहाँ 12 है इसका क्रमांक। तो अब बच्चों अभी हमने आपको बताया था कि समूह आवर्त वगैरह सब पता कैसे करते हैं, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखिए अब आप जब इसका विन्यास रखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, तो इस प्रकार से 12 क्रमांक हो गया, ठीक। अब बच्चों ये कैसे पता चलेगा कि किस आवर्त का है, कौन से समूह का है, ठीक है, ये किस ब्लॉक का तत्व है। बच्चों इसमें देखिए ये अंतिम इसमें आ रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन s में, तो इसका मतलब ये s ब्लॉक का तत्व हो गया, ठीक। दूसरी चीज इसमें 3 आ रहा है, तो ये आवर्त की संख्या बता रहे हैं, ये तीसरे आवर्त का तत्व है। अब बच्चों इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बच्चों देखिए 3 है अकेला यहाँ पर 3, और इसके अलावा 3 कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि ये तो दूसरा कोष हमें अंतिम कोष को मान के चलते हैं। तो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, इसका मतलब ये दूसरे समूह का तत्व है। तो इस प्रकार से हम जो है पता कर सकते हैं किसी भी तत्व का। अब बात करते हैं बच्चों धनायन इसके आकार की, कि इसका आकार कैसे। तो बच्चों यहाँ पे जब इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसके 3 कोष हैं, इसमें भी जब 3 कोष और इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसमें भी क्या बचेंगे? सब 2 कोष बचेंगे और इसका आकार भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ध्यान रखना हमेशा कि धनायन का आकार कैसा होता है? छोटा, ठीक, ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से जो है इसका आकार भी हमेशा कैसा होता है? छोटा। अब हम यहाँ पे बच्चों एक सूत्र बता रहे हैं धनायन का आकार। जैसे धनायन का जो आकार है वो हमेशा कैसा होता है? बड़ा होता है परमाणु की तुलना में। मूल परमाणु जो होता है उस परमाणु की तुलना में हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है मूल परमाणु से, एक छोटा होगा। धनायन का आकार कैसा होगा? हमेशा छोटा। इसी प्रकार बच्चों एक प्रश्न बनता है आपका ऋणायन के आधार पर। ऋणायन में बच्चों इसका उल्टा होगा। ऋणायन का जो आकार है बच्चों, ऋणायन का आकार हमेशा बड़ा होता है परमाणु से। मूल जो परमाणु होगा वो कैसा होगा? हमेशा बड़ा होगा। अब ऐसा इस क्यों होता है? तो इसका भी देखिए कारण समझते हैं अपन। अब इसमें मान लीजिए क्लोरीन है हमारे पास, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लिया? Cl- बना लिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो होता क्या है बच्चों? क्लोरीन का यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, मान लीजिए ये क्लोरीन का परमाणु है और यहाँ पर नाभिक है, नाभिक में यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी आपको पता होनी चाहिए 17 है, इसका क्रमांक तो 17 होगी। अब बच्चों क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से और भी होंगे इलेक्ट्रॉन, अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब जैसे ही बच्चों एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो देखिए नेक्स्ट जो अलग से इलेक्ट्रॉन आएगा क्या होता है, ध्यान समझिएगा इसको। ये हमने अलग से एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया इसमें। तो बच्चों पहले जो नाभिक था, नाभिक सिर्फ इन पर आकर्षण डाल रहा था, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण डाल रहा था, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन का। अब बच्चों एक जिससे कि इनको अधिक ताकत से खींच पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर निश्चित थे पहले इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल देगा बच्चों, इसको भी आकर्षण तो करेगा लेकिन उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी ताकत अब बढ़ गई। क्योंकि पहले उसको 4 इलेक्ट्रॉनों पर या 5 इलेक्ट्रॉनों पर ताकत लगाना पड़ रही थी, अब उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉनों पर ताकत लगाना पड़ेगी। ये इसके हिसाब से चले तो 17 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों इसमें, 17 से पहले लगा था पहले ताकत, क्योंकि 17 ही प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो सबने एक एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ताकत से खींच लिया था, जिसकी वजह से ठीक था, ठीक।
आकार इतना था, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 17 प्रोटॉन है और 18 होगा इलेक्ट्रॉन, तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, उनका ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से जो है एक इसका जो कोष है वो फैल जाता है, क्योंकि वो इतना आकर्षण उसको नहीं कर पाते, वो एक नया कोष इसमें जनरेट हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों जो ग्रहण का आकार है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उतनी ताकत से इनको आकर्षित नहीं कर पाता। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है एक प्रश्न इसका बनता है, ग्रहण का आकार संगत परमाणु की तुलना में कैसा होता है, बड़ा होता है, ग्रहण का आकार हमेशा बड़ा होता है। तो इसका बच्चों जब एक प्रश्न आपको आएगा ऐसे ही लिख लेंगे इसका, ग्रहण की त्रिज्या संगत परमाणु की अपेक्षा बड़ी होती है, क्यों, समझाइए। तो इसका भी उत्तर आपको बच्चों स्क्रीन पर दिख जाएगा, आपको ये प्रश्न जो है कर लेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ आपको अभी समझा रहे हैं। ठीक, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको हल करना है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो बच्चों अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन घनता की। बच्चों एक प्रश्न आता है इसमें से इलेक्ट्रॉन घनता में से कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्यों, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्यों। तो बच्चों इसको ऐसा क्यों होता है, इसका कारण समझिए। फ्लोरीन बच्चों अगर हम इस समूह की बात करें, 17वें समूह के तत्व है, तो इनकी बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये इतने तत्व हैं। बच्चों ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार क्या होता जाता है बच्चों, आकार जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, इस प्रकार से जो आकार है वो बढ़ता जाता है। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, आयोडीन है और ये एस्टाटीन है। इस प्रकार से बच्चों ये जो है इनके आकार जो है बढ़ते जाते हैं। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनता आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन घनता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन घनता होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर मुक्त हुई ऊर्जा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रवेश किसमें ज्यादा कठिनाई से करेंगे और किसमें आसानी से करेंगे, तो आप खुद सोचिए। जब हम फ्लोरीन में बच्चों इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे, अंदर प्रवेश करवाएंगे, तो उसका आकार है छोटा, छोटा आकार होने के कारण क्या करेंगे, इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके नाभिक में जो प्रोटॉन होंगे वो क्या करेंगे, उसको प्रतिकर्षित करेंगे। बच्चों प्रोटॉन तो आकर्षित करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है छोटी जगह है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सघन रूप से यहाँ पर फंसे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा है ना, घसे फंसे हुए हैं। जैसे आप इस प्रकार से मान लीजिए एक छोटी सी टेबल है जिस पर सिर्फ 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, ठीक, और तो छोटी टेबल मान लीजिए फ्लोरीन की है, 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं उस पर, और आप तीसरा और आ जाता है तो वहां पर जगह ही नहीं है, जगह नहीं है तो क्या होगा, तो आप खुद जानते हैं कि क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं मिल पाएगी, इससे वो सही से नहीं बैठ पाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा होता है क्लोरीन के साथ। लेकिन बच्चों क्लोरीन जो है उसके पास 3 जनों की जगह है, बड़ी वाली टेबल है, 2 पहले से बैठे हैं, तो एक और आएगा तो आसानी से उसमें बन जाएगा। तो जो इसका आकार बड़ा होने के कारण जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से यहाँ पर आकर स्थिर हो जाता है या इसके अंदर प्रवेश कर सकता है ना। तो इस वजह से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन घनता है वो अधिक होती है, फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आसानी से प्रवेश नहीं करवा सकते, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, उसका जो पी कक्षा का अधिक सघन होता है, सघन मतलब पास में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रतिकर्षण ज्यादा लगता है। तो ये प्रश्न बच्चों आपको अच्छे से कर लेना है, स्क्रीन पर आपको इनके सब उत्तर मिल जाएंगे, ये हम आपको सिर्फ समझाते जा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और वो बच्चों प्रश्न है आयनन ऊर्जा का। बच्चों ये बेसिक प्रश्न है, विकल्प में भी दे सकते हैं वो इन प्रश्नों को कि ऐसा क्यों होता है, लॉजिकल प्रश्न है, इसमें आपका दिमाग लगाना है, हम सब चीजें पढ़ चुके हैं आयनन ऊर्जा वगैरह, है ना। तो आपको एक प्रश्न आ सकता है कि दिए गए जोड़ों में से आयनन ऊर्जा किसकी कम है और क्यों है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक जोड़ा दे दिया क्लोरीन और फ्लोरीन का, दूसरा हमने हमारे पास दे दिया सल्फर और क्लोरीन का, ठीक है, और तीसरा हमारे पास दे दिया पोटेशियम और क्रिप्टॉन का, और चौथा जोड़ा हमारे पास दे दिया क्रिप्टॉन और जीनोन का, क्रिप्टॉन और जीनोन का। बच्चों अब इनमें से अपन को ये बताना है, प्रश्न में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से 2-2 का जोड़ा दिया है और पूछा है कि निम्न में से किसकी आनन ऊर्जा, आनन एंथैल्पी, आनन वैभव, एक ही चीज है सब, इनका किसका कम है, कम का पूछा, कम वाला बताना अपन को। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आनन ऊर्जा कम होती है, और ऊपर से नीचे की बाएं से दाएं जाने पर आनन ऊर्जा अधिक होती है, और बाएं से इधर ऊपर से नीचे को जाने पर क्या होती है, कम होती है। ठीक है,
अब ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों बाएं से दाएं जब जाते हैं तो आकार घटता है, और आकार घटता है बच्चों तो नाभिक जो है आकर्षण अधिक बताने लगता है, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कठिनाई होती है। ये आपको परिभाषा से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्यों जरूरत पड़ रही है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को निकालना ही क्या होता है? आयनन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जितनी ताकत की जरूरत पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक 9 है और इसका 17 है। ठीक, या ये कहें कि एक ही समूह के तत्व हैं दोनों, एक ही समूह के तत्व, क्लोरीन ऊपर आता है, क्लोरीन नीचे आता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि समूह ऊपर से नीचे को जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? कम। तो इसका मतलब क्लोरीन की आयनन ऊर्जा कैसी होगी? कम। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख के लगेंगे क्लोरीन की आयनन ऊर्जा कम होगी, क्योंकि अब समूह में ऊपर से नीचे को जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, और फिर क्लोरीन जो है क्लोरीन से नीचे है आवर्त समूह में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों सल्फर और क्लोरीन की। तो अब सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है और क्लोरीन का 17। तो बच्चों यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सल्फर पहले आ रहा है, क्लोरीन बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब आवर्त में बात चल रही है। तो जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो जो सल्फर और क्लोरीन में किसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा? कम बताना है, वैसे तो कम पूछ लेते हैं अपन। तो आयनन ऊर्जा का मान कम इसका होना चाहिए, इधर की हो जाएंगे तो बढ़ जाएगी। ठीक, तो आपको आवर्त याद रखना या आवर्त सारणी साथ में रखना। तो देखेंगे आप कि आवर्त सारणी में इसकी जो आयनन ऊर्जा है सल्फर और क्लोरीन में से सल्फर की कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो सल्फर जो है आवर्त सारणी में आवर्त में पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा और सल्फर की कम होगा। इसके बाद बच्चों जो पोटेशियम और क्रिप्टॉन, पोटेशियम और क्रिप्टॉन में आपको पता होना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक 19 है और इसका यहाँ पर 36 है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए पता? आपको पता होना चाहिए कि जब इसी एक ही समूह के तत्व हैं, ठीक, और अगर पता करना हो तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करके ही पता कर सकते हो कि एक ही समूह के हैं या नहीं। आप जब जाएंगे तो ये जो है जब हम पोटेशियम से क्रिप्टॉन की ओर जाएंगे तो ये एक ही आवर्त में इसी लाइन में आगे जाके क्रिप्टॉन हमको मिलेगा। तो ये सबसे शुरू का तत्व है ना आवर्त का, जिस भी आवर्त में है ये, इसका सबसे शुरुआत तत्व ये है और सबसे एंडिंग तत्व ये है। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं सबसे शुरू वाला तत्व की आयनन ऊर्जा कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए बच्चों? सबसे सबसे अधिक होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे शुरू का तत्व है बच्चों पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम से जब हम बच्चों क्रिप्टॉन की ओर जाएंगे, मतलब बाएं से दाएं की ओर जाएंगे आवर्त सारणी में, तो आपको पता है आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर क्रिप्टॉन की जो आयनन ऊर्जा है वो सबसे अधिक हो जाएगी और पोटेशियम की आयनन ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जो पोटेशियम है उसकी आयनन ऊर्जा कम होगी। अब बच्चों आता है क्रिप्टॉन और जीनोन। तो आपको अगर पता हो तो ये 18वें समूह के तत्व हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, और रेडॉन होता है इसके नीचे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब समूह ऊपर से नीचे ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आयनन ऊर्जा का मान जो है जब ऊपर से नीचे ओर जाने क्या होता है? घटता है। तो क्रिप्टॉन का मान ऊपर है और नीचे क्या है? जीनोन है। तो नीचे की ओर आयनन ऊर्जा क्या हो रही है? घट रही है। तो इसका मतलब आयनन जीनोन की आयनन ऊर्जा कैसे हो जाएगी? कम, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि समूह ऊपर से नीचे ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, इसलिए यहाँ पे जीनोन का आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। ठीक, उम्मीद है बच्चों ये आपको सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और देखते हैं हम इस प्रकार के प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चों कि बेरिलियम और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बनता 0 होती है, मतलब इनकी दोनों की क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन बनता है Ea, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? 0 होती है। ऐसा क्यों? तो बच्चों अब जब इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे तो इसका 4 है और इसका 7 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है बच्चों? 1s2 और 2s2, और इसका क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p3। तो आप देख रहे हैं अंतिम कोश में, इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं, और इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो यहाँ पर 2s भी है और 2p भी है। तो यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 1, 2 और 3। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये पूरा भरा हुआ है, तो इसलिए ये भी क्या है? स्थायी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कराने के लिए जगह है या नहीं, ये देखना हमको। तो ये बच्चों देखिए पूरा भरा हुआ है इस बेरिलियम का। ठीक, बेरिलियम पूरा भरा हुआ है कक्षा का अंतिम वाला, इस वजह से ये एक भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉन तो क्या होगी? शून्य। इसी प्रकार बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन का जो एस कक्षा का वो भी पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो
पी कक्षक है वो अर्धपूरक है। और बच्चों ये अवस्था भी कैसी होती है, स्थायी होती है। बच्चों जब हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर तो ये फिर तो खाली रह जाएंगे, है ना। तो अगर हम ये कहें 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे तो फिर इसकी जो इलेक्ट्रॉन घनता वो अधिक हो जाएगी। लेकिन बच्चों इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये एसेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये अपना विन्यास जो है बिगाड़ना नहीं चाहता, स्थायित्व कुछ खो देगा अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इस वजह से ये भी जो अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता। इसी वजह से जो इनकी जो है इलेक्ट्रॉन बनता है वो कैसी होती है, शून्य होती है। तो बच्चों आज का जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। अब बच्चों हमारे चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है और अब हम करेंगे अध्याय 4 शुरू। और बने रहिए हमारी श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज के साथ और देखते रहिए यूट्यूब चैनल। और बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।